नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो कि निमराव सुंडा जी ने लिखा है उसका आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ा दिया है, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस तीसरे लेक्चर के बारे में। टॉपिक क्या है? टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में एक सब टॉपिक है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI। ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं सेंट्रल लेवल की, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये इंस्टीट्यूट कैसे कैसे बनी और ये कैसे कैसे ऑपरेट करती हैं, कैसे ये काम करती हैं। ठीक, इनका क्या रोल होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि देखो साफ साफ लिखा है, ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। देखना, खूब ध्यान से देख लेना, बहुत लड़के गड़बड़ करते हैं। जानते हो क्या? यहाँ पर एग्रीकल्चरल की जगह पर वो लिख देते हैं एग्रीकल्चर। अगर उनसे पूछो कि ICAR की फुल फॉर्म क्या है, ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं। अगर उनसे फुल फॉर्म पूछो तो कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जबकि वो गलत बताते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है। है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, एग्रीकल्चरल है। तो ऐसे लड़के क्या करते हैं कि जब वहाँ ऑप्शन आता है, जैसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ जब 4 ऑप्शन आएगा 1 2 3 4, तो सबसे पहले दिया रहेगा एग्रीकल्चर रिसर्च वाला, फिर नीचे लिखा रहेगा एग्रीकल्चरल रिसर्च वाला। तो लड़के हड़बड़ हड़बड़ में पहला वाला पढ़ लेंगे और पहले वाले पे टिक मार के चले आएंगे, जबकि वो हो जाता है गलत। हमको लगता है कि हमने क्वेश्चन सही किया है, लेकिन वो गलत हो जाता है। क्यों? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल की वजह से गलत हो जाता है। आगे आपको ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जिसमें कुछ में एग्रीकल्चर है, कुछ में एग्रीकल्चरल है। तो आप किसी भी अगर इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म याद कर रहे हैं तो ये चीज़ कंफर्म देख लीजिए ध्यान से कि एग्रीकल्चर है कि एग्रीकल्चरल है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और ऑप्शन में ऐसे ही देते हैं ऑप्शन, जैसे एक आपको दे देगा ऑप्शन इंडिया एग्रीकल्चर, इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे ऐसे देगा या ऐसे ऐसे बदल बदल के देता है। ठीक, तो इस बदल बदल के देने से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर देख लेना इंडियन होता है, ये तो अधिकतर बच्चों को याद रहता है इंडियन। गड़बड़ी होती है यहाँ पर एग्रीकल्चरल में। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ICAR की फुल फॉर्म है वो एग्रीकल्चरल है। ठीक, अब देखते हैं ये स्टार्ट कैसे कैसे हुआ था, किसके दिमाग में पहले आया था, फिर धीरे धीरे क्या क्या हुआ। देखो 1926 में क्या हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एक रॉयल कमीशन बनाया गया था एग्रीकल्चर के लिए। जो इससे पहले अभी मैं हिस्ट्री जब बता रहा था एग्रीकल्चर की पहले दूसरे लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, तो जब ये कमीशन बन गया एक, तो इस कमीशन का जो हेड कौन थे? इस कमीशन के हेड थे लॉर्ड लिंथिनग्रेव। तो इन्होंने क्या किया, एक रिकमेंड किया कि एक इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टार्ट किया जाए। ठीक, मतलब एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए। किस लिए? टू प्रमोट गाइड एंड कोऑर्डिनेट, मतलब प्रमोट करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि मिलजुल कर काम करने के लिए एग्रीकल्चर रीजन थ्रू एग्रीकल्चरल रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया। ये क्या हुआ कि 1926 में, पूरी कहानी देखो समझो, 1926 में लॉर्ड लिंथिनग्रेव के हेड में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर। इस कमीशन ने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि एक इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया जाए जो एग्रीकल्चर रिसर्च को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर के रिसर्च को प्रमोट करे, उसको गाइड करे। प्रमोट करे यानी कि उसको बढ़ावा दे, गाइड करे मतलब किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, लोगों को गाइड करे
और कोऑर्डिनेशन करे, यानी कि कोऑर्डिनेट करे। ऐसे ही जैसे मान लो पूरे भारत में बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट, अभी हम जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे पूरे भारत में अलग अलग ढेर सारे इंस्टीट्यूट, ठीक, मोर देन 50-70 इंस्टीट्यूट। तो क्या होता है कि ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं, ढेर सारे इंस्टीट्यूट अपना अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी कि सब अपना अपना अलग अलग रिसर्च किए जा रहे हैं। तो इसीलिए बनाया गया कि एक कोई सेंट्रल बॉडी बने कि जो इन सभी इंस्टीट्यूट को क्या करे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आए। कोऑर्डिनेशन लाने से क्या होगा, एक दूसरे के साथ साथ काम करने से चीजें आसान हो जाएंगी और रिसर्च में और तेजी आएगी, ठीक। तो इसीलिए इसको बनाया गया था कि जैसे जहां जहां भी जो जो रिसर्च हो रहा है सब एक दूसरे से अपनी सूचनाएं शेयर करते थे जानकारी के हिसाब से, और इसी तरीके से रिसर्च होती थी। तो इसका 3 पर्पस था मेनली, क्या क्या, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, लोगों को गाइड करना, यानी कि किसानों को, फार्मर को गाइड करना कि कैसे आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, और जितने भी इंस्टीट्यूट थे भारत में एग्रीकल्चर से संबंधित उनको सबको एक कोऑर्डिनेट करके सबके साथ साथ चलना। ये सब 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर लिंथिन-ग्रीव की कमेटी ने रिकमेंड किया। अब क्या हुआ, 1928 में क्या हुआ, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। रॉयल कमीशन जो 1926 में बनी थी, इसने 2 साल तक बाकायदा रिसर्च की, ठीक। अब खूब बाकायदा जब रिसर्च हो गई तो रिसर्च करके उसने एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट क्या किया, गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। गवर्नमेंट 1928 की बात हो रही है, तो इसका मतलब समझ लो कि अंग्रेजों की जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वहां पर उसको सबमिट कर दिया गया, ठीक। अब देखो, अब जब 1928 में सबमिट हो गया, उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। 16 जुलाई 1929 यानी कि 16 जुलाई 1929 को क्या हुआ, जब कमेटी का रिजल्ट आ गया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी, तब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि आईसीआर को सेटअप किया, यानी कि आईसीआर की फाउंडेशन रखी। कब, 16 जुलाई को, 16 जुलाई 1939 को। 16 जुलाई को हम ICAR डे भी मनाते हैं, ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च डे भी मनाते हैं। कब, 16 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन इसका जन्म हुआ था, तो इसका हम जन्मदिन ऐसे मनाते हैं, ठीक। अब देखो ये सेटअप किस तरीके से किया गया था। जैसे सेटअप हुआ तो इसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ, जैसे अभी मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट तुम खोलो या हम खोलें, कोई भी खोले, तो इंस्टीट्यूट जब खोलेंगे तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये भी रजिस्ट्रेशन इसका भी हुआ, लेकिन किस तरीके से हुआ, एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी 1929 में। इसका ये जो रजिस्टर्ड हुआ था एक सोसाइटी 1929 में, एक सोसाइटी के तहत क्या हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था कि ये एक सोसाइटी है, ठीक। ICAR एक सोसाइटी है। फिर अंडर द एक्ट ऑफ, मतलब कौन से एक्ट के अंदर में हुआ था, वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी कि स्टार्टिंग में जो ICAR बना था वो एक सोसाइटी के रूप में बना था कि हाँ ये सोसाइटी है, ठीक। सोसाइटी क्या होता है, इसको मैंने जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें खूब कायदे से बताया था कि सोसाइटी किसे कहते हैं। तो वो सोसाइटी के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक। अब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट, उसी के आधार पर 16 जुलाई 1929 को ये सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत 2029 में बना। यानी कि जो एक्ट था, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये 1860 में बना था, और उसी एक्ट के तहत ये जो ICAR था इसको 16 जुलाई 1929 में रजिस्टर्ड किया गया। यानी कि स्टार्टिंग में एक सोसाइटी के रूप में था। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या था, मार्च 1946 में क्या हुआ, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह एक प्रेसिडेंटशिप था, ठीक, उन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ, जोगेंद्र सिंह की, इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द इम्पीरियल। स्टार्टिंग में जब ICAR बना था तो जो स्टार्टिंग में आई है उसका मतलब इंडियन नहीं होता था, उस समय होता था इसका मतलब इंपीरियल होता था, ठीक। तब इन्होंने, जोगेंद्र सिंह ने क्या कहा कि इसका नाम इंपीरियल से हटा के अब इंडियन कर देना चाहिए, क्योंकि अब भारत आज़ाद होने वाला था, ठीक। 1947 में आज़ाद हुआ, 1946 की बात थी। तो मार्च 1946 में सोचा गया
कि इंपीरियल की जगह पे हम क्या लगाएंगे, इंडियन लगा देंगे। एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, अब ये इंडियन बन गया। स्टार्टिंग में इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब स्टार्ट हुआ था तब वहां पर कोई पद नहीं होता था, मतलब एक डीजी का पद स्टार्ट किया गया। ठीक, स्टार्टिंग में कोई पद नहीं था। जैसे भारत 1900 कब आजाद हुआ? 1947 में। ठीक, लेकिन जब 1947 में आजाद हुआ था तब उस समय प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं थी। ठीक, प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं थी। ये जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 को 1950 में, तब क्या हुआ कि एक प्रेसिडेंट की पोस्ट आई कि हाँ इस समय अब वो एक राष्ट्रपति भी होगा भारत में। और इसके बाद अभी जल्दी में ही सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी एक नया पद जोड़ा गया। इससे पहले ये पद था ही नहीं सीडीएस का। ठीक, तो इसी तरीके से जब ये इंस्टीट्यूट बना था तब वहां पर डीजी का पद नहीं था। फिर डीजी का पद कब आया? 1965 में, 1965 में डीजी का पद लाया गया। इसका मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। तो पहले डायरेक्टर जनरल आईसीआर के बने डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल को आईसीआर का पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ही इनिशिएटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसको मैंने अभी जब मैं पहले पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है। तो आप जाके वहां से देख सकते हैं कि इसका काम क्या होता था, ये कैसे कैसे काम करता था। हम आज यहाँ इतना ही समझते हैं कि जब आईसीआर के डीजी गए डॉक्टर बीपी पाल, तब उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया रिसर्च का। वो क्या था? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ये ऐसा प्रोजेक्ट होता था कि पूरे भारत में जहां जहां भी जिस चीज पर रिसर्च हो रहा है, सब एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान करेंगे। और जिससे क्या होता है, जब सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं तो इससे क्या होता है, रिसर्च में तेजी आती है। जैसे इस समय मान लो जैसे कोरोना का हो रहा था। ठीक, कोरोना पे रिसर्च हो रही थी कि कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाया जाए। तो क्या हुआ कि 2-3 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर क्या किया, 2-3 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके तब बनाना स्टार्ट किया कि तेज से जल्दी हो जाए। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी बन गई वैक्सीन। लगभग 1.5 साल में वैक्सीन बनके तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि कई इंस्टीट्यूट जो थे वो साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से पूरे ऑल इंडिया में जितने भी उस समय रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, सबको एक साथ मिला के चलने का काम स्टार्ट किया गया। अब देखो 1966 में क्या हुआ, ICAR was made a fully autonomous organization on the recommendation of agriculture review team। एक एग्रीकल्चर रिव्यू टीम बनी 1966 में। उसने क्या कहा कि ICAR को एक फुल्ली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। अब देखो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस डे टू डे नहीं होता है। ठीक, यानी कि गवर्नमेंट इसमें रोज रोज दखल नहीं देती है। समझ गए? इसमें गवर्नमेंट कभी कभी दखल देती है, जैसे कि गवर्नमेंट इसको बजट दे देगी। ठीक, क्या कर रहे हो उसका रिकॉर्ड ले लेगी, ये सब चीजें करती हैं गवर्नमेंट। इस पे पूरे रूप से क्या होता है, पूरे रूप से गवर्नमेंट इस पे रूल नहीं करती, यानी कि गवर्नमेंट का फुल्ली इस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस, यानी कि ये कुछ हद तक अपना काम करते हैं स्वतंत्रता से। गवर्नमेंट का जो होता है इनके अंदर जो इनका रोल होता है गवर्नमेंट का, वो कम होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो आईसीआर एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसने कहा था कि इसको बना दिया जाए? एग्रीकल्चरल रिव्यू टीम जो आई थी उसने ये रिकमेंड किया था कि आईसीआर को एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। अब आगे देखो 1973। हाँ, एक चीज और है, अगर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ना होता तो देखो समस्या क्या क्या होती। जैसे हर 5 साल पर एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो जाता है, फिर पूरी एजुकेशन की व्यवस्था चेंज होने लगती है। हेल्थ मिनिस्टर चेंज हो जाता है, हेल्थ मिनिस्टर की व्यवस्था चेंज होने लगती है। उसी तरीके से आईसीआर में भी होता, हर 5 साल बाद चुनाव होता, बदल जाता, सब कुछ बदल जाता, सबके अलग अलग पद हो जाते। तो लोगों को समझ में नहीं आता। और रिसर्च वाला जो काम होता है वो 5 साल तो चलता नहीं है,
रिसर्च 7 साल, 10 साल, 20 साल चलता है, लंबी प्रोसेस है रिसर्च, इसीलिए इसको ऑटोनोमस बनाया गया। ठीक, कि काम तुम अपने हिसाब से करो, रिपोर्ट हमको देते रहो, पैसा हम तुमको देते रहेंगे। ठीक, तो इसमें कुछ चीजें आईसीआर निर्धारित करता है और कुछ ही चीजें गवर्नमेंट निर्धारित करती हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ऑटोनोमस होने का यही है कि इसमें गवर्नमेंट का रोज दखल अंदाजी नहीं होती रहती है। अब देखो 1973 में क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका नाम होता है डेयरी, भूलना नहीं, डेयरी मतलब दूध ना समझ लेना, DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये बनाया गया। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड और एग्रीकल्चर के द्वारा एक मिनिस्ट्री थी भारत सरकार की, उस सरकार ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने एक डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। यहाँ भी देख लेना एग्रीकल्चरल ही है, अधिकतर जगह पर एग्रीकल्चरल ही होता है, कुछ जगह एग्रीकल्चर भी होता है, आगे हम जब पढ़ाएंगे तो आपको खूब डिटेल में बता देंगे। तो 1973 में ये हो गया। फिर 1973 में क्या हुआ, द एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, ARS क्या होती है, एक रिसर्च सर्विस होती है। ऐसे समझ लो कि एग्रीकल्चर वाले रिसर्च, जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट होते हैं, उन्हीं के लिए एक वैकेंसी निकलती है। ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि इससे अब अगर आप ARS का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक, तो ये भी एस्टेब्लिश किया गया 1973 में। अब देखो जब ICR बन गया, DG भी बन गए, तो अब गवर्नमेंट का कोई एक एम्प्लॉय तो होगा यहाँ पर, गवर्नमेंट का कोई एक आदमी तो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, लेकिन फुल्ली ऑटोनॉमस है, लेकिन फुल्ली ऑटोनॉमस में भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ हाथ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे स्वतंत्र, जैसे वो है इस समय इलेक्शन कमीशन जैसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन फुल्ली ऑटोनॉमस, उसमें गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, और होती भी होगी तो हमको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी यही कहा जाता है मुख्य रूप से कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। ठीक, लेकिन ICR में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी होती है, हाँ, लेकिन बहुत कम होती है, समझ गए, बहुत कम होती है। तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कौन होता है, एक पद होता है प्रेसिडेंट का। ठीक, तो ICR का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहता है। ठीक, केंद्रीय कृषि मंत्री जो रहता है वही ICR का प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक, आज इस समय कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक, तो इस समय ICR के प्रेसिडेंट कौन है, वही तोमर जी। समझ गए बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं। DG ऑफ ICR आल्सो सेक्रेटरी ऑफ डेयरी, डेयरी का मतलब जो अभी मैंने बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, इसका DG भी कौन होता है, ICR, सॉरी, DG ऑफ ICR आल्सो, जो ICR का जो DG होगा, ठीक, जो ICR का DG होगा वो डेयरी का सेक्रेटरी भी होगा। ठीक, डेयरी का सेक्रेटरी भी कौन होगा, ICR का DG होता है। अब देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR, भारत में ICR का पहला प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट का भी पद बनाया गया होगा, तो उसका सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, जैसे पहला DG मैंने बताया डॉक्टर BP पाल, उसी तरीके से जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन थे, खान बहादुर श्री मोहम्मद हबीबुल्ला। ठीक, खान बहादुर श्री मोहम्मद हबीबुल्ला, नाम याद कर लेना, खूब बड़ा सा अट्रैक्टिव सा नाम है, एक ही बार में याद हो जाएगा, कायदे से याद करो। देखो खान बहादुर श्री मोहम्मद हबीबुल्ला, लगता है जैसे कि किसी शहंशाह महंशाह का नाम, समझ लग रहा है जैसे किसी राजा वाजा का नाम, नवाब ववाब का नाम। ठीक, तो इसे याद कर लेना कि प्रेसिडेंट कौन थे ICR के, खान बहादुर श्री मोहम्मद हबीबुल्ला। अब एक अगला इंस्टीट्यूट है IARI, अभी तक ICR पढ़ रहे थे हम, अब हम IARI देखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर में, इसका नाम होता है फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर एग्रीकल्चरल ही लगा है, एग्रीकल्चर नहीं लगा है, समझ गए। यानी कि IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, समझ गए बात। अब देखो
क्या हुआ था कि 1905 में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड एट पूसा बिहार अंडर द वायरोसिटी ऑफ लॉर्ड कर्जन। भारत के आजादी से पहले अंग्रेज यहाँ पर एक सुप्रीम गवर्नर रखते थे, ठीक, वो गवर्न करता था। सुप्रीम गवर्नर मतलब एक वायसराय का पद था, ठीक। सुप्रीम गवर्नर, मेरा कहने का सेंस ये है कि एक सबसे बड़ा अधिकारी होता था जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता था और भारत पर वो राज करता था, ऐसे समझो, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते थे, वायसराय बोलते थे। उस समय 1905 में भारत में एक वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में है लॉर्ड कर्जन, ठीक। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि इन्हीं के जब ये वायसराय थे उसी समय एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? ये पूसा जो बिहार में है वहां पर ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? पूसा बिहार में। कब हुआ था? 1905 में, ठीक। अब देखो 1911 में क्या हुआ, रीनेम्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब? 1911 में। 1911 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि क्या जोड़ दिया गया आगे? एग्रीकल्चर, सॉरी, इंपीरियल जोड़ दिया गया, ठीक। पहले एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, बाद में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, यानी कि इंपीरियल जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 1911 में। इसके बाद देखो क्या हुआ था, 1923 में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप। ये क्या हुआ कि 1923 में क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटी एक डिप्लोमा देने लगी, ठीक। कुछ बच्चों को ये इंस्टीट्यूट जो था वो डिप्लोमा देने लगा, ठीक। आप देखते हैं डिप्लोमा देने का काम क्या होता है, डिप्लोमा होता क्या है। देखो जैसे डिग्री होता है उसी टाइप का एक डिप्लोमा भी होता है, ठीक। ये डिग्री के समकक्ष होता है, डिग्री से हल्का फुल्का नीचे ही समझ सकते हो, ठीक। तो ये क्या हुआ कि ये इंस्टीट्यूट डिप्लोमा भी देने लगा बच्चों को। ये रिसर्च भी करता था और रिसर्च के साथ साथ ये बच्चों को पढ़ाने का भी काम वहां पर होने लगा, तो वो एक डिप्लोमा देता था। अब देखो लेकिन क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया, यानी कि भूकंप आया। उस भूकंप ने जो पूसा वाली बिल्डिंग थी, जो पूसा बिहार में जो बिल्डिंग थी इंस्टीट्यूट की, आईआरआई की जो बिल्डिंग थी वहां पर पूसा बिहार में, उस भूकंप में वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक। 1934 में वो बिल्डिंग टूट गई। अब क्या हुआ, जब वहां पूसा बिहार से टूट गया तो ये इंस्टीट्यूट कहां पर चला आया, 1936 में शिफ्ट हो गया। कहां पर? पूसा रोड, नई दिल्ली में। बात ध्यान से समझना, वहां पर पूसा बिहार में था और यहाँ पर दिल्ली में कहाँ आया, पूसा रोड, नई दिल्ली। समझ गए? नई दिल्ली में एक पूसा रोड है, वहां पर आके ये स्टेब्लिश हुआ फिर, यानी कि बिहार से भाग के कहाँ आ गया, बिहार से भाग के नई दिल्ली चली गई जब इंस्टीट्यूट। अब देखो क्या हुआ, 1936 में क्या हुआ, यानी कि 1936 में बी विश्वनाथ फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट। इसके जो इंडियन डायरेक्टर, इससे जब स्टार्ट हुआ था ये 1905 में, तब इसमें जो डायरेक्टर होते थे वो विदेशी होते थे, लेकिन पहले जो इंडियन डायरेक्टर हुए आईएआरआई में उनका नाम था बी विश्वनाथ, और ये कब हुए थे? 1936 में हुए थे। समझ गए बात? आगे बढ़े। 1945 में क्या हुआ, 1945 में क्या हुआ, द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप वाज रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट टू एमएससी। जो एमएससी किए हुए बच्चे होते थे उन्हीं बच्चों के इक्विवेलेंट मान लिया गया, जिसने आईएआरआई से, यानी कि पूसा से, यहाँ से इस इंस्टीट्यूट से जिसने एसोसिएटशिप की है उसकी डिग्री एमएससी के बराबर होती थी। यानी कि वहां का जो डिप्लोमा होता था ये एमएससी के बराबर होता था। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ 1947 में इसका भी नाम फिर से एक बार चेंज किया गया। 1905 में बना था, 1911 में इंपीरियल नाम पड़ गया, आगे जोड़ दिया गया। फिर 1947 में इंपीरियल को चेंज करके इंडियन कर दिया गया, ठीक। द नेम हैज बीन चेंज फ्रॉम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1947 में इंपीरियल की जगह पे क्या लग गया? इंडियन लग गया। यही चीज
आईसीएआर में भी हुआ था। वो भी कब हुआ था? 1947 में। 1947 में आईसीआर में भी इंपीरियल की जगह पे इंडियन लगा दिया गया और आईएआरआई में भी इंपीरियल हटा के इंडियन लगा दिया गया। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। 1958 यानी कि 1958 में क्या हुआ? रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब समझते हो? ये मेनली क्या होते हैं? ये मेनली होते तो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक। इंस्टीट्यूट्स का काम होता है रिसर्च करना, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं ये मेन रूप से, इनका काम होता है मुख्यतः रिसर्च करना। लेकिन इसके साथ साथ में जब ये बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को डिग्री और डिप्लोमा देना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डीम्ड यूनिवर्सिटी। भारत में कुछ गिनी चुनी ही है डीम्ड यूनिवर्सिटी। आगे जब हम पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कि भारत में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अभी बस इतना समझो कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटियां होती हैं, इनके आगे तो रिसर्च इंस्टीट्यूट लगा होता है। मतलब अगर इनका नाम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये कोई रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट है, रिसर्च का कोई संस्थान है। लेकिन यहाँ पर एमएससी और पीएचडी के लड़के भी पढ़ते हैं, ठीक, यानी कि पढ़ाई भी यहाँ पर, एजुकेशन भी होता है। तो इसीलिए इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यानी कि मानी गई यूनिवर्सिटी। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी भी मान लिया जाता है। समझ गए? तो यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में यही अंतर होता है। यूनिवर्सिटियों का काम होता है एजुकेशन, एक्सटेंशन और रिसर्च, तीन काम होता है, ठीक। लेकिन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, इनका जो मेन काम होता है वो रिसर्च करना होता है और साथ में साइड बाय साइड ये क्या करते चलते हैं? डिग्री देने का भी काम करते हैं, ठीक, यानी कि एमएससी और पीएचडी की डिग्री भी देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कब रिकॉग्नाइज किया गया? यूजीसी एक्ट 1956 1956 में यूजीसी जो एक्ट आया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसी एक्ट के तहत यहाँ पर पीजी स्कूल एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि एमएससी और पीएचडी यहाँ पर होने लगा। 1956 में यूजीसी का एक्ट आया था और 1958 में इसी यूजीसी एक्ट के तहत आईएआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इस दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर पीजी का स्कूल स्टार्ट हो गया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कूल भी स्टार्ट हो गया। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। बस आईएआरआई में केवल इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को भेजें जिससे इस चैनल की रीच बढ़े और इसी तरीके से हमारी मदद करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए